13 मार्च 2026 पंजाब का बरनाला डिस्ट्रिक्ट 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से धूप में लाइन में खड़े थे। बस एक सिलेंडर चाहिए था, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि अंत दिखाई नहीं दे रहा था। घंटों बीत जाते हैं, कई घंटे तक वो लाइन में खड़े रहते हैं और फिर कार्डियक अरेस्ट। भूषण कुमार की लाइन में खड़े खड़े मौत हो जाती है, सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। उसी दिन दोस्तों इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अचानक से हजारों लोग एक ही बात कहने लगे, मेरा सिलेंडर 11:45 AM पर बुक हुआ और 1:30 बजे डिलीवर हो गया, कोई शॉर्टेज नहीं है। ये सारे ट्वीट्स देखिए, सेम टाइम सेम डिलीवरी सेम स्क्रिप्ट, सब कुछ कॉपी पेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इस एलपीजी क्राइसिस के पीछे की सच्चाई। आखिर कितनी गैस देश में सही में अवेलेबल है, कितनी और आ रही है जहाजों के जरिए, और आखिर कब तक ये क्राइसिस चलेगी। वो सारे सवालों के जवाब जो सरकार नहीं चाहती कि आपको पता चले। इस संडे 22 मार्च को दोस्तों मैं एआई मास्टर क्लास का सेशन कंडक्ट कर रहा हूं। अगर आप एआई की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे अफोर्डेबल तरीका है। यहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको सिखाऊंगा एआई से इमेजेस बनाना, वीडियोस बनाना, गाने बनाना, एनिमेशन बनाना। आपको सिखाया जाएगा कि कैसे पावरफुल प्रेजेंटेशन सिर्फ 5 मिनटों में बनाई जा सकती है। डिटेल्ड रिपोर्ट्स और रेज्यूमेस, इवन एक पूरी की पूरी वेबसाइट कैसे मिनटों में एआई से बनाई जा सकती है, इवन इफ अगर आपको कोडिंग का कुछ ना आता हो। इतना सब आज पॉसिबल हो गया, लेकिन ज्यादातर लोग ट्राई ही नहीं कर रहे क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं। ये वर्कशॉप खास तौर पर नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स, बिजनेस ओनर्स। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग इसे अटेंड कर चुके हैं और पिछले सेशन का फीडबैक बहुत ही जबरदस्त था। स्क्रीन पर आप रिव्यूज देख सकते हैं और 82% लोगों का कहना था कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा और उन्हें सीखने को मिला। इसलिए जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस QR कोड में मिल जाएगा। इंडिया में हर साल लगभग 3.1 करोड़ मेट्रिक टन एलपीजी कंज्यूम किया जाता है। इसमें से 60% देश के बाहर से आता है, यानी इंपोर्ट किया जाता है। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि 60% का 90% सिर्फ एक सिंगल पैसेज से आता है, ईरान और ओमान के बीच मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब नरेंद्र मोदी के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर वॉर शुरू की। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और इंडिया की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई बंद हो गई। अब सरकार इस क्राइसिस को छुपाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सच बात यह है कि नोटबंदी और कोरोना के बाद जनता को अब तीसरी बार लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। ढेरों ऐसी वीडियोस सामने आई हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, पुणे से, नोएडा से, दिल्ली से, हर जगह सैकड़ों लोग घंटों तक लाइनों में खड़े हैं ताकि सिर्फ उन्हें एक सिलेंडर मिल जाए। लखनऊ में एक वीडियो वायरल होता है जहां एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में आकर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक के सामने लेट जाता है। मध्य प्रदेश और गुड़गांव में तो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया है। व्हाट्सएप पर बुकिंग्स फेल हो रही हैं। इसकी वजह से लोगों को फिजिकल गैस एजेंसीज में जाना पड़ रहा है और लाइनें और लंबी होती जा रही हैं। इन्हीं लाइनों में खड़े खड़े लोगों की जान भी जा रही है। उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में 75 साल के मुख्तार अंसारी लाइन में खड़े खड़े गिर गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, सिर्फ एक सिलेंडर के लिए। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की हालत तो और भी खराब है। बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। स्विगी, जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर ऑर्डर्स 50 से 60% नीचे गिर गए हैं और लोगों में इतना पैनिक है कि वो ब्लैक में सिलेंडर्स भी खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर जो ऑफिशियली लगभग 900 रुपए का है, वो दिल्ली में ब्लैक मार्केट में 2 से 3 हजार रुपए में बिक रहा है। कमर्शियल सिलेंडर 3 से 5 हजार रुपए में, और बैंगलोर जैसे शहरों में तो 6 हजार रुपए तक में बिक रहा है, 6 गुना कीमत। सिचुएशन इतनी खराब है कि महाराष्ट्र में गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ रही है। देहरादून के वसंत विहार में तो लोगों ने एक ट्रक को रोककर वहां से गैस सिलेंडर चोरी करने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में तो चोर 76 से ज्यादा सिलेंडर गैस एजेंसी से चुरा कर ले गए। कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि पार्लियामेंट की कैंटीन में चाय तक नहीं मिल रही है। कि चाय कॉफी मांगी तो नहीं मिली। क्यों नहीं मिला? कॉफी या चाय संसद के कैंटीन में, और आप बोलते हैं पैनिक नहीं है। लेकिन इसी पार्लियामेंट में सरकार कह रही है कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। सब चंगासी। 12 मार्च को पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई फुली प्रोटेक्टेड है, कोई शॉर्टेज नहीं है और जो हो रहा है वो पैनिक बाइंग और होर्डिंग की वजह से है। डोमेस्टिक सप्लाई इज फुली प्रोटेक्टेड एंड द डिलीवरी साइकिल इज अनचेंज्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि जो लोग शॉर्टेज का डर फैला रहे हैं वो देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं।
7 मार्च को सरकार ने डोमेस्टिक सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए से बढ़ा दिया, कमर्शियल का 115 रुपए से बढ़ा दिया। अगर शॉर्टेज नहीं है तो प्राइसेस क्यों बढ़े? 8 मार्च को सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, रिफाइनरीज को मैक्सिमम प्रोडक्शन करने को कहा। बाद में यह भी कहा कि 5 दिनों में प्रोडक्शन 28% बढ़ गई है। नई कंट्रीज से इमरजेंसी सप्लाई लाई गई। अगर शॉर्टेज नहीं है तो यह सब क्यों किया? 9 मार्च को नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर आया, कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पर 20% की कैप लगाई गई, यानी कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को उनकी जरूरत का सिर्फ 20% मिलेगा। इसके अलावा शहरों में सिलेंडर बुकिंग्स का गैप बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया, गांव में 45 दिन कर दिया गया। एक बार फिर से अगर शॉर्टेज नहीं है तो ये रैशनिंग क्यों करी? स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स लिटरली रेस्टोरेंट्स को 1 महीने की परमिशन दे रहे हैं कि वो बायोमास, केरोसिन, कोयला तक जला सकते हैं। और 14 मार्च को तो पीएनजी वाले लोगों को एलपीजी बुकिंग से बैन ही कर दिया गया। असल में दोस्तों इस क्राइसिस के पीछे की बड़ी वजह ईरान वॉर नहीं बल्कि मोदी सरकार की बेवकूफी है। जो भी लोग जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे थे उन्हें ये जनवरी के महीने से ही क्लियर हो गया था कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं, और ईरान पर हमला हुआ तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है। कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं थी इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। तभी से ही एक्शन लिया जा सकता था एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का, दूसरे देशों से एलपीजी ऑर्डर करने का, लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। वॉर से ठीक पहले भी मोदी इजराइल गए थे, नेतन्याहू से मिले थे, तब भी इन्हें अंदाजा लग जाना चाहिए था कि ये हमला करने वाले हैं। इनके डियर फ्रेंड नेतन्याहू ने कोई तो इंडिकेशन दिया होगा, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अटैक होने के बाद भी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा जा सकता था कि ईरान इंडिया को अपना दोस्त समझते हुए इंडियन जहाजों को गुजरने दे, ठीक वैसे ही जैसे वो चाइनीज जहाजों को गुजरने दे रहा है, लेकिन वो भी नहीं किया। और ये सब करते समय देश की जनता के लिए कोई बैकअप प्लान भी नहीं बनाया। अरे ये तो छोड़ो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद तो कम से कम एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं लिया। सरकार ने 1 हफ्ते इंतजार किया एक्शन लेने से पहले, और एक्शन के नाम पर भी सबसे पहला काम क्या किया? देश की जनता को गुमराह करना, देश की जनता के सामने झूठ बोलना कि कोई शॉर्टेज नहीं हुई है। आप ही बताओ दोस्तों, इस तरीके से झूठ बोलने से जनता का ट्रस्ट सरकार पर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सच बात तो यह है दोस्तों कि अगर देश में एक विजनरी लीडर होते तो वो इस चीज पर कई सालों पहले ही एक्शन ले लेते। अगर देश में एलपीजी कनेक्शंस बढ़ रहे थे उज्ज्वला योजना की तहत और डिमांड बढ़ रही थी एलपीजी की, तो पहले से ही सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ तैयार करना चाहिए था। देश में 33 करोड़ लोगों की घर की गैस सिर्फ इस 33 किलोमीटर चौड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड करे, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। एलपीजी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत थी, देश में स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाने की जरूरत थी। सबसे डरावनी बात यह है दोस्तों कि इंडिया के पास एलपीजी का कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व है ही नहीं। मंगलुरु और विशाखापट्टनम में कुछ अंडरग्राउंड केव्स हैं, लेकिन वो भी स्टॉक पाइलिंग के लिए नहीं है, बस फ्लो बनाए रखने के लिए हैं, और उनकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 1.4 लाख टन। ये पूरे देश के 2 दिन से भी कम के कंजम्पशन के बराबर है। इमेजिन करो दोस्तों, 140 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 48 घंटे की एलपीजी है। ओवरऑल सप्लाई चेन को देखें तो उसमें लगभग 18 दिन तक काम चलने का एलपीजी होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। ये फ्यूल रियल टाइम इंपोर्ट्स पर चलता है। सप्लाई बंद हुई तो बफर ऑलमोस्ट 0 है। सरकार को ये एलपीजी बफर्स क्रिएट करने चाहिए थे, दूसरे सोर्सेज रेडी रखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने बस दूसरे देशों में जाकर खी करी है दूसरे लीडर्स के साथ, और आज इसकी कीमत करोड़ों देशवासी चुका रहे हैं। और अब जब क्राइसिस आया है तो झूठ बोलकर, धमकी देकर सच दबाने की कोशिश की जा रही है। 12 मार्च को असम पुलिस ने ऑफिशियली ट्वीट किया कि अगर किसी ने एलपीजी शॉर्टेज की अफवाह फैलाई तो सख्त कार्रवाई होगी। इनको लगता है कि अगर शॉर्टेज की बातें करनी बंद कर दी तो शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी। ये एग्जैक्टली वही लॉजिक है जो कोविड टेस्टिंग के टाइम इस्तेमाल किया था। टेस्टिंग बंद कर दो तो केसेस अपने आप कम हो जाएंगे। सबसे जरूरी सवाल यहां पर आम लोगों के लिए यह है कि यह क्राइसिस कब खत्म होगी, आपका अगला सिलेंडर आपको कब मिलेगा? इसका जवाब दोस्तों डिपेंड करता है 3 सिनेरियोस पर। सिनेरियो 1, सीज फायर जल्दी हो जाए। बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान कह रहा है कि रेपरेशंस चाहिए, फ्यूचर अटैक्स के खिलाफ गारंटीज चाहिए। ट्रंप भी कह रहे हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी, जिन्हें 9 मार्च को अपॉइंट किया गया, उन्हें बताया जा रहा है कि वो अपने पिता से भी ज्यादा हार्डलाइनर हैं। उन्होंने कहा जब तक मिडिल ईस्ट से यूएस मिलिट्री बेसिस नहीं बंद होते, हमले जारी रहेंगे। सिनेरियो नंबर 2, ऑल्टरनेटिव सप्लाई काम कर जाए। इंडिया ने यूएस, नॉर्वे, कनाडा और रशिया से इमरजेंसी सप्लाई शुरू की है। 2 जहाज नंदा देवी और शिवालिक 92,700 टन एलपीजी लेकर आ चुके हैं। ये सुनने में अच्छी खबर लगती है, लेकिन इंडिया को हर साल, जैसा मैंने बताया था, 3.1 करोड़ मेट्रिक टन की जरूरत है। इन जहाजों में 1 दिन की सप्लाई है, सिर्फ 1 दिन। सिनेरियो नंबर 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए बिना सीज फायर के। ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट खुलकर रहेगा। ईरान कह रहा है कि 1 लीटर भी ऑयल नहीं गुजरेगा। ईरान ने माइंस बिछा दी हैं।
ये सिनेरियो भी जल्दी होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक सिनेरियो नंबर 4 भी है कि वॉर चलती रहे लेकिन इंडिया की सप्लाई आ जाए किसी तरीके से। ईरान इंडिया की तरफ आ रहे जहाजों को परमिशन दे दे। इसको लेकर डिस्कशन तो बहुत हो रही है, मीडिया में झूठ भी फैलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी का स्टेटस ये है कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि कोई ब्लैंकेट एग्रीमेंट नहीं मिली है कि इंडियन फ्लैग शिप्स को ईरान जाने दे। हर एक शिप की मूवमेंट एक इंडिविजुअल हैपनिंग है। इंडिया को एक एक जहाज करके नेगोशिएट करना पड़ रहा है ईरान से। मतलब सीधी बात यही है कि जब तक वॉर खत्म नहीं होगी स्टेट नहीं खुलेगा, और जब तक स्टेट नहीं खुलेगा गैस नहीं आएगी। इसका रियलिस्टिक एस्टिमेट 4 से 8 हफ्ते और का है, और वो भी मिनिमम साइड पर। अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल बातें यहां पर। पहला, इंडक्शन कुकर। एलपीजी क्राइसिस ने इंडक्शन कुकर्स की सेल्स 2 दिन में अमेज़न पर 30 गुना बढ़ा दी है। अगर आपके घर में बिजली रिलायबल तरीके से आती है तो ये सबसे अच्छा बैकअप है। 2 से 3 हजार रुपए में एक अच्छा इंडक्शन आ जाता है। लेकिन एक चीज याद रखने वाली है कि इंडक्शन पर सिर्फ फ्लैट बॉटम बर्तन चलते हैं, और अगर बार बार बिजली जाती है तो ये लिमिटेड ऑप्शन ही है। दूसरा, अगर आपके एरिया में पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस अवेलेबल है तो रजिस्ट्रेशन करवा लो। पीएनजी पाइपलाइन से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड नहीं करती। अपने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तीसरा, अगर कोई सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेच रहा है तो उसकी कंप्लेन जरूर करो। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंडर ये क्रिमिनल ऑफेंस है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1800114000। इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैनिक बाइंग मत करो। अगर आपके पास सिलेंडर है तो होर्डिंग से सिचुएशन और बिगड़ जाती है। एक एक्स्ट्रा सिलेंडर जरूरत से ज्यादा मत रखो। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ये सारे सॉल्यूशंस टेम्पररी हैं, स्पेशली गांव में रहने वाले लोगों के लिए। रूरल इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी अनरिलायबल है, वहां इंडक्शन काम नहीं करता, और रिपोर्ट्स के अनुसार वहां पर लोग वापस मिट्टी के चूल्हे पर आ गए हैं। और यही इस क्राइसिस की सबसे ट्रेजिक बात है। वो औरत जो सालों की मेहनत के बाद चूल्हे के धुएं से निकली थी, जिसके घर में पहली बार गैस सिलेंडर आया था, जिसने सोचा था कि अब उसके बच्चों को धुआं नहीं खाना पड़ेगा, आज वो वापस मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही है। यही औरतें इस क्राइसिस की सबसे बड़ी कीमत चुका रही हैं। और ये इसलिए नहीं क्योंकि गैस खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इस देश को तैयार रखने की, वो सो रहे थे। वही तैयारी जो भूषण कुमार को बचा सकती थी। 66 साल का आदमी धूप में खड़ा, बस एक सिलेंडर के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एआई मास्टर क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अब अगर आप ईरान युद्ध के बैकग्राउंड को और गहराई से समझना चाहते हो, आखिर इजराइल और ईरान के बीच ये दुश्मनी कितनी पुरानी है और क्या कारण है उसके पीछे, इसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में करी है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।